नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही प्रोग्राम जो बीपी बढ़ाता है, घटाता है, हार्ट बीट पता नहीं कब बढ़ा दे कब घटा दे, थर्मामीटर दिल्ली वाला। और ये मैं कहता हूँ खुले तौर पर, बतेरे प्रोग्राम में यूट्यूब पे इधर उधर चलते रहता है दिन भर, वो वाला देख लीजिए। मेरा ना भी देखें तो कोई बात नहीं है, थोड़ी टीआरपी कम रह जाएगी, लेकिन हमारे वाले कार्यक्रम में मैंने कहा बीपी ऊपर नीचे होता है, इसलिए अगर दिल मजबूत हो तो देखिए, ना हो तो मत देखिए। और फिर भी दिल ना माने तो एक गिलास पानी और बीपी की दवा ज़रूर रखिए। अब ये थर्मामीटर हम पूरे हरियाणा में लगा रहे हैं, लोगों को भी लगा रहे हैं जो वोटर हैं, लोकतंत्र में असली मालिक हैं, और उनको भी लगा रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी नेता। अब हमारे पास नीम के पत्ते और करेले के जूस के अलावा कुछ और तो होता नहीं है। हालांकि वो ज़रूरी भी है हमारे मेहमानों के स्वास्थ्य के लिए, बीपी ठीक रहे, शुगर कंट्रोल रहे, हार्ट बीट, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल रहना चाहिए। आज हम जिनको थर्मामीटर लगा रहे हैं उनको आप बहुत दिलचस्पी से सुनिएगा भी, बहुत गंभीरता से सुनिएगा भी, देखिएगा भी। एक दुष्यंत चौटाला हैं, डिप्टी सीएम। कुछ साल पहले अपने घर में झगड़ा हुआ, डंडा झंडा लेकर के बाहर आ गए, एक नई पार्टी बना ली, जींद में एक रैली हुई, और उसके बाद दो लड़के दिग्विजय और दुष्यंत हरियाणा में निकल गए। लोकसभा चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद विधानसभा चुनाव आया, 10 सीटें जीत गए। और जब नतीजे आए तो कुछ इस तरीके से आए कि बिना गठबंधन की सरकार बन नहीं सकती थी। दुष्यंत चौटाला कम उम्र है लेकिन होशियार, और उनके पिताजी तो पॉलिटिकल मास्टर हैं ही, डॉक्टर अजय सिंह। गोटी लह गई, सरकार का हिस्सा हो गए, और आया सीएम वो आया सीएम डिप्टी सीएम हो गया। 4.5 साल सरकार चली, उसके बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने उन्हें निकाला नहीं है, वो छोड़कर गए हैं। अब लोकसभा चुनाव आ गया। ये भूमिका मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिनको थर्मामीटर में लगाऊंगा उनको इस भूमिका की नज़र से भी देखिए, समझिए और पढ़िए। अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार से बाहर कर दिए गए। अब ये लड़के दोनों जा रहे हैं, पार्टी के कुछ लोग भी जा रहे हैं। मैं दुष्यंत चौटाला को थर्मामीटर लगा रहा था तो पहला ही सवाल मैंने किया कि जेजेपी में ही हैं अभी आप या बाहर चले गए? क्योंकि 1 घंटे से मेरा मोबाइल ऑफ है, जैसे ही ऑन करो तो ये मैसेज आता है फलाने ज़िले का फलाना चला गया, फलाना चला गया, फिर वो चला गया। तो आप तो अभी जेजेपी में ही है ना। आज थर्मामीटर हम उनकी माताजी को लगा रहे हैं जो हिसार से जेजेपी की कैंडिडेट है, नैना चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शशि जी। अब आपका इंटरव्यू करने के पहले मुझे ये भूमिका बतानी पड़ी। जी जी। 2 लड़के आए, एक माहौल बनाया, सरकार में आ गए, लेकिन फिर बैक टू स्क्वायर वन ही नहीं। मुझे याद है जब जींद में आपकी पार्टी की रैली हो रही थी, जहां ये घोषणा हुई, तब में और अब में इन 5 वर्षों या 6-7 साल हो गए, अब इनमें बड़ा फर्क आ गया। तब वो जोश था, आज पार्टी छोड़कर जाने वालों में जोश है, लाइन लगा के जा रहे हैं। और वो लोग जो जींद की उस रैली में या इस पार्टी को बनाने में
जिन्होंने अहम रोल अदा किया, वो सब एक एक कर करके जा रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग तो बाद में भी जुड़े नहीं जुड़े, वो एक अलग कहानी है। लेकिन निशान सिंह चले गए, पर्दे के पीछे एक बैकअप तैयार करना, मीनू बेनीवाल, हालांकि पॉलिटिकली उनका कोई नाम नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि पार्टी के पीछे, आपके परिवार के पीछे खड़ा रहना, वो चले गए, है ना। ये सारे एमएलए लाइन लगा के बैठे हैं। इन 6 वर्षों में ऐसा क्या हो गया, ये सरकार के साथ जाने का ये खामियाजा है? देखो शशि जी, मैं 2-3 दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी का कोई बहुत पुराना भाषण सुन रही थी यूट्यूब पे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोगों का ये आना और जाना यूं ही चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे और हमारी पार्टियां चलती रहेंगी। तो वो मेरे को पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि आज क्योंकि हम भी उसी दोराहे पे खड़े हैं। लोग, बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के गए, और अगर मैं ये बात कहूँ कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो फ़र्क पड़ता है। पार्टी से एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर पार्टी को छोड़ के जा रहा है तो फ़र्क पड़ता है। हमें उस चीज़ को बहुत मंथन करना पड़ेगा कि जो लोग गए हैं वो क्यों गए। कुछ सोचा, कुछ नहीं, जैसे लोगों मान से लीजिए, ठीक है, बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जी जी, लेकिन अगर मैं जैसे केसी वांगड़, निशान सिंह, ये वो लोग थे जो आईएनएलडी छोड़ करके आपके साथ आए थे। अब निशान सिंह जी का तो देखो, बीच में बोल रही हूँ, मैं आपको एक बात कहूँगी कि 4.5 साल मैं निशान सिंह को पहले, मेरे को तो अभी तो बहुत कम समय हुआ है, 9.5 साल हुए हैं पॉलिटिक्स में आए हुए, पर मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली थी। मैं इन 4.5 सालों में निशान सिंह जी से मिली हुई हूँ, पर मुझे लगता है कि उनको देख के मुझे एक तकलीफ होती है कि हमने कहीं कोई कमी, उनको मान सम्मान देने में कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जिसमें शायद निशान सिंह जी को खड़ा ना रखा हो। मुझे लगता है टिकट्स का भी कोई भी बात करते थे उनसे पूछना। अगर इतना मान सम्मान देने के बावजूद भी आपको कहीं जज्बा में कमी लग रही है तो फिर आप स्वार्थी हो। तो आपको लगता है कि निशान सिंह ने ये जो फैसला उठाया, ये बिल्कुल कोई लालच में उठाया है, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा जो है वो लालच दिया गया है और वो लालच में बह गए। बाकी हमारी तरफ से तो मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि वो उम्र के बड़े हैं, पर इतना मान सम्मान देने के बावजूद भी जहाँ वो गए वो खड़े रहेंगे हमेशा। मैं कहती यहाँ वो मुड्डे पे बैठने वाले थे, वहाँ बैक स्टेज खड़े होंगे सारी उम्र। कांग्रेस में चले गए, वो कहीं भी जाए, हुड्डा साहब के साथ चले जाओ, बस जब तक आप दूसरी पार्टी में जाके पटका नहीं पहनते तब तक आपकी वैल्यू है और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिसमें आप जा रहे हो वो आपको बार बार फ़ोन करेंगे, बहुत महत्व देते हैं। जिस दिन ये पटका गले में जिस किसी भी पार्टी का पहन लेते हो, और बड़ी पार्टी से देखो, रीजनल पार्टीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा कदर है, क्योंकि वहाँ एक एक कार्यकर्ता जो होते हैं वो मतलब सामने देखा जाता है, उससे बातचीत होती है। और ये तो जो बड़ी पार्टीज़ है जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये तो बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं। आप जब तक ज्वाइन नहीं करते तब तक आप निशान सिंह हो, जिस दिन आपने कांग्रेस का पटका पहन लिया उस दिन निशान बन जाओगे बस। ठीक है, आपके 10 एमएलए हैं, 10 में 6 तो साफ साफ नजर आते हैं कि एकदम मतलब बगावत वाले में है, बिल्कुल, है ना। और जिस दिन वो 7 हो जाए, 2/3 चाहिए, 7 हो गए, नहीं 7 तो इस चीज की तो मैं गारंटी देती हूँ। 6 का तो मैं भी आपको शॉर्टी से कहती हूँ कि 6 हमारे नहीं है, पर जो 4 हैं वो बिल्कुल डंके की चोट पर जज्बा के हैं। मतलब एक तो आप ही हो गई, एक दुष्यंत हो गया, एक अनूप हो गया और एक वो ढांडा अमरजीत ढांडा। हाँ, ये चारों तो देखो जज्बा के बिल्कुल कट्टर सिपाही हैं। इनकी तो मैं शॉर्टी दे रही हूँ, बाकी मैं बहुत चीजों की देती नहीं हूँ राजनीति में बिल्कुल भी, क्योंकि ये ऐसी हवा है, इसका कुछ नहीं पता कौन से पेड़ को उखाड़ के ले जाए और किसकी जड़ें ढीली कर दे। पॉलिटिक्स को मैंने 9.5 साल में जज किया है कि पॉलिटिक्स में कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो ये 6 जैसे ही 7 हो जाते हैं, होंगे नहीं, तो नहीं बिल्कुल नहीं। फिर ये पार्टी का 4 जो है वो कट्टर है। अच्छा, ये तो 6 के 6 लगता है 6 के 6 ही रह हाँ, जाएंगे? 6 के 6 ही रहेंगे। आप इस चीज से तो मेरे पेपर पे लिखवा लो। पॉलिटिक्स में पेपर, आपने भी कहा ना, पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं है, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा पेपर पे लिख के देने का। नहीं, ये 4 का तो मैं नहीं पता नहीं है कि कब किसका, देखो कब किसके, जब निशान सिंह का दिल हिल सकता है। शशि जी, इन 4.5 सालों में मैं भी विधानसभा बैठी हूँ ना जी, मैंने पास से देखा है कि कौन हमारा था कौन। हालांकि मैंने कभी दुष्यंत की पॉलिटिक्स में दखलंदाजी नहीं दी, कभी मैंने उसके दफ्तर में बैठ के, मेरी एक आदत थी कि सेशन के बीच में मैं लोग
जाते हैं ऑफिस में बैठने के लिए, मैं कभी दुष्यंत के ऑफिस में जाके नहीं बैठी। मैं हमेशा बाहर निकलते जो सोफा लगे होते हैं, मैं हमेशा एमएलए के बीच में 4.5 साल में वहीं बैठी हूँ। मैंने 4.5 साल में इन 6 का रूप देखा है वहाँ बैठ के। हाँ, तो आपको सबसे पहला रूप मैंने देखा देवेंद्र बबली का, कि कैसे वो धीरे 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 पार्टी के अगेंस्ट जा रहा था। फिर मैंने ईश्वर जी को तो मैंने रिसेंटली, मतलब पहले वो नहीं, उनका चेहरा ऐसा था। और ईश्वर सिंह जी का भी मैं, जैसे निशान सिंह जी का सोच रही हूँ ना, मैं उनका भी मैं देख के सोचती हूँ कि अब हमारी पिछले साल जो कमेटीज बनी थी उसमें मैं एजुकेशन और हेल्थ की चेयरमैन बनाई थी, मेरे को बनाया था स्पीकर सर ने। जैसे ही मैं चेयरमैन बन के और मैं दुष्यंत के ऑफिस में आई हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आई, बोले मैडम आप मेरे को बना दो चेयरमैन, आप क्या कर। मैंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि ये मेरे से कह रहे मुझे ये छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए कमेटी का चेयरमैनशिप। और मैंने उसी टाइम कहा, मैंने कहा अभी आप है ना स्पीकर सर के रूम से एक लेटर पैड ले आओ, उनसे लिखवा के जो भी लिखना है मैं साइन कर देती। और मैंने 1 घंटे के अंदर उनको वो मेरी चेयरमैनशिप दे दी। और 4.5 साल उनका बेटा चेयरमैन रहा है। मतलब आप ये हो गया कि बदलना है तो फिर सारे एलिगेशंस लगा दो। तो ये दो की कहानी आपने बता दी। हाँ, तीसरा तीसरा देखो, दादा गौतम जो है उनको शायद जो मलाल था वो मंत्री पद का था बहुत ज्यादा। वो पहले दिन से ही मतलब उनको ये था कि मेरे को मंत्री के सबसे पहली आवाज अगर जजपा के खिलाफ विधानसभा में कोई बोल रहा है तो दादा गौतम बोले थे। उसके बाद एक हवा नहीं बन जाती, बोलो दुष्यंत के खिलाफ, बोलो दुष्यंत के खिलाफ, बोलो दुष्यंत के खिलाफ। और मैं बार बार कहती हूँ कि एहसान है हम पर तोहमत लगाने वालों का। इन उठती उंगलियों ने दुष्यंत को मशहूर कर दिया। ये तो है कि जितना जैसे आप बिल्कुल देखो किसी में कुछ बिहार है। में देख लीजिए, तेजस्वी अगर ऑपोजिशन में नहीं गए होते तो आज नेता नहीं होते, नहीं नेता होते। तो दुष्यंत के खिलाफ, पर दुष्यंत बहुत मजबूत है, एक उभरता राजनीति का सितारा है। इसके मैं कहती हूँ, हालांकि शायद मेरे खिलाफ इतना कोई बोलता तो मैं विचलित हो जाती, मेरे नेचर में है थोड़ा सा। पर इसको मैं जब देखती थी विधानसभा में और सामने वो मतलब ना चाहना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, पर दुष्यंत को जितना मैंने कूल देखा है ना, वो एज इट इज उसके चेहरे पे मैंने कभी कोई मतलब हाव भाव नहीं देखे। विधानसभा सत्र में ही तो लाइव आता है, सब लोग देखते थे, कई बार भिड़ंत हुई है, चाचा भतीजे की भिड़ंत हो गई बिल्कुल हुई है ना, एलिगेशंस को लेकर के तुम तड़ाम सब कुछ हो चुका है विधानसभा के अंदर। आप भी वहीं बैठे रहती थी, एक तरफ आपका देवर, एक तरफ आपका बेटा, और दोनों भिड़ंत विधानसभा में ही, एक ही परिवार। तब कैसा लगता था आपको? नहीं देखो, देवर के लिए तो मैं फिर बोल दूंगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। नहीं बोल ही दीजिए, अब तो नहीं, मौसम है तो अब मौसम है। नहीं, मौसम तो मतलब चुनाव का है जी। और जिन्होंने, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बोलना ही बोलना होता है। और दुष्यंत मुझे लगता है एक देवर का नहीं, दुष्यंत वहाँ कांग्रेस का भी टारगेट दुष्यंत। मनोहर लाल जी से तो किसी को कोई शिकायत थी नहीं ना विधानसभा में, कांग्रेस को तो दुष्यंत से, इनेलो को तो दुष्यंत से, और निर्दलियों को तो दुष्यंत से, और जजपा के जो विधायक बागी थे उनको दुष्यंत से। तो सबका टारगेट एक दुष्यंत ही था। तो विधानसभा में ऐसे लगता था मुख्यमंत्री जो है वो मनोहर लाल जी नहीं है, दुष्यंत बैठा है आज के दिन। ये सबका हाँ। ये जब आप विधानसभा का जिक्र कर रही हैं और जब टारगेट करने की बात कर रही हैं, बीजेपी के ही लोग अब अलग हो गए, वो कहते हैं या जो ऑपोजिशन, ये जितने 4.5 साल में सो कॉल्ड है ना तथाकथित घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ, लोग कहते हैं कि ये जितने घोटाले हुए ये सब के सब जेजेपी महकमे, जेजेपी को जो महकमे मिले थे उनमें ही हुए। बीजेपी को जितने महकमे थे उनमें कभी कोई आवाज नहीं उठी, ये सब के सब जो है दुष्यंत वाले में ही उड़ गए। नहीं, ये तो देखो एलिगेशंस लगाने की बात है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ शशि जी। वो लोग, मैं दुष्यंत के ऑफिस में कई बार मेरे खुद के काम के लिए भी मैं बैठती थी वहाँ, तो बीजेपी के मैंने विधायकों को दुष्यंत की टेबल के बिल्कुल सामने बैठे हुए ये बात कहते हुए सुना है कि जी आप हमारे काम कर देते हो, हमारे मतलब खुद के बीजेपी में हमारे काम नहीं होते। तो अगर इस तरह, ये तो दुष्प्रचार है, बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है, इस चीज को मैं तो नहीं मानती बिल्कुल भी। अभी आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि कोई भी लिखित शिकायत देगा तो इसकी जांच कराएंगे। हाँ करवा लो, क्या बात होगी। तो गठबंधन की सरकार थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, और अभी जो रणजीत जी ने तो एक इंटरव्यू में कहा है कि किसी पत्रकार ने पूछा होगा उनसे
कि दुष्यंत चौटाला ने ये करवा दिया, दुष्यंत चौटाला ने वो करवा दिया, उसने इतने सारे काम करवा दिए, जो हिसार का एयरपोर्ट है वो दुष्यंत चौटाला लेके आया है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि भी दुष्यंत चौटाला ने कुछ नहीं करवाया, ना ही दुष्यंत चौटाला कुछ कर सकते। हर फाइल जो है वो मुख्यमंत्री जी के थ्रू निकलती है, हर फाइल पे मुख्यमंत्री जी के साइन होते हैं। तो अगर दुष्यंत ने कोई घोटाला किया है तो साइन तो मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये तो आप मतलब आप कह रही हैं कि आप पॉलिटिक्स में सिर्फ 9.5 साल हैं, या तो आप सीख गई हैं 9.5 साल में बहुत नहीं, कुछ। मैं ये आप 9.5 साल में पॉलिटिक्स, हालांकि फैमिली तो वही है ना घर में। आप तो दिन इंटरव्यूज देखो, मेरी हॉबी है कि थोड़ा सा जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं आपको भी बहुत देखती हूँ, बहुत ज्यादा आपके इंटरव्यूज है। और तो मेरा मुझे तो इंटरव्यूज देख करके लोग पता नहीं क्या भला बुरा कहते होंगे कि तो मैं तो बुरा बुला नहीं कहूंगी कि आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो, अगले को एक बारी तो जरूर हिला के छोड़ देते हो, सामने वाले को। तो देखता हूँ आज आप हिलती हैं कि नहीं हिलती हैं। ये जो आपने कहा ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि दुष्यंत चौटाला के ऊपर ये कहा जा रहा है ये घोटाला वो घोटाला, आप कह रही हैं जांच करवा लो, और आप ये भी साथ में कह रही हैं कि वो तो सिर्फ एक मंत्री थे। डिप्टी सीएम क्या होता है? एक मंत्री है, कैबिनेट बिल्कुल मंत्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री तो होती है, और क्या फाइल होता है? साइन सीएम करते थे। बिल्कुल, ये तो ऑन तो द अगर रिकॉर्ड शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, तो उसके लिए उतना ही जवाबदेह और जिम्मेदार मनोहर लाल जी भी होंगे। जब एक कैबिनेट मंत्री अगर कोई चीज करेगा तो वो तो डायरेक्ट बिना सीएम के तो कुछ नहीं हो सकता ना। हाँ। हुआ है क्या? आप खुद बताओ, आप एक बार मेरे को। हाँ। हो सकता है? नहीं, सीएम तो कैबिनेट के हेड हैं। हेड है तो हेड के बिना कौन? अगर आप चैनल चला रहे हो जनता टीवी, आपके बिना कैमरामैन क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो क्या अच्छा, करेगा ये? तो जब तक आप इंटरव्यू नहीं लोगे किसी का, तो कैमरामैन मेरे को अकेले को बिना बोले रिकॉर्ड करके क्या करेगा? आप क्वेश्चंस पूछोगे, मैं आंसर दूंगी, तो ये आगे जाएगा ना, लोग इसको देखेंगे। तो दुष्यंत का मतलब ये एक सरासर विपक्ष का मुद्दा है। और कांग्रेस का 4.5 साल में विधानसभा में मैं एक बात कहूंगी कि मैं खुद पहले मेरी पॉलिटिक्स के एक ऐसा था भी, जब तक मैं नहीं आई थी तो मैं सोचती थी भी जब हम विधायक बना के भेजते, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है हमारे ऊपर। जब हम चुन के जाते हैं तो लोग सोचते भी हमारा ये करे, हमारा वो करे, हमारे काम होए, सुख दुख में हमारे साथ बैठे। वहाँ जाके जब मिली भगत देखते हैं ना एमएलएज की, लीडर्स की, तब जाके एक थोड़ा सा मन को है ना खटकता है भी, लोगों की उम्मीदें कुछ और होती है, ये मैदान कुछ और है यहाँ के। नहीं, ठीक है, मैं वापस उस पर आ रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि घोटाला हुआ है अगर तो जांच करवा लो, और जांच करवाने का मतलब ये है कि जेजेपी से आप कह रहे, भूल जाइए कि अभी आप दुष्यंत की मदर हैं, आप जेजेपी की एमएलए हैं, आप ये कह रही हैं कि अगर दुष्यंत ने कोई घोटाला कर दिया, सो कॉल्ड, है ना, काल्पनिक ही सही, किया ही नहीं, मैं क्यों बोलूंगी ये नहीं, चीज? अगर नहीं, जो लोग जांच करवाने के लिए कह रहे हैं, नहीं, गलत बात मैं क्यों बोलूंगी? क्योंकि यहाँ मेरी हर बात जो है वो बहुत दूर तक जाएगी। अगर जांच होती है या कुछ भी जो विपक्ष के लोग या आज बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से एक ही बात तो फिर कहूंगी ये कि बिना दुष्यंत मुख्यमंत्री जैसा ईमानदार, दुष्यंत जैसा बहुत दयावान और दुष्यंत जैसा नेक इंसान मैंने तो पॉलिटिक्स में देखा नहीं। इसीलिए दुष्यंत के लिए शायद पॉलिटिक्स जो है वो बहुत टफ है, इसकी ईमानदारी की वजह से। और अगर जांच कराना है तो फिर ये सीएम तक होनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना अप्रूवल का पूरी तो कोई काम। कैबिनेट की करवा लो, मैं तो कौन होती हूँ ना मैं जांच करने वाली ना मैं करवाने वाली। अगर दुष्यंत के ऊपर आंच उठती है विपक्ष की तरफ से, तो आंच तो पूरी बीजेपी भी उठेगी ना। 4.5 साल के हम भागीदार रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं। ये तो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, डिप्टी सीएम का जो पद होता है ये तो कैबिनेट रैंक का ही है। तो अगर हर फाइल सीएम के थ्रू निकली है तो उनको पता होगा फिर हर चीज का। तो हाँ, मतलब अगर घोटाला हुआ है तो उनको पता होगा। हाँ, और अगर हुआ तो तब क्यों नहीं रोका? नहीं, जब अब बच्चा गलती करता है तो माँ फर्स्ट ही कह देती है ना, हाथ पकड़ के उसको भी, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अगर दोबारा करेगा तो एक पड़ेगा तेरे कान के नीचे खींच के। हम बच्चों को नहीं टोकते। अगर दुष्यंत ने कोई चीज की सीएम के अगर उसमें शुरुआत करी तो टोक देते पहले। इतने ये अलग होने के बाद में क्यों राग अलाप रहे हैं? क्या वजह हो सकती है अलग होने के बाद ये सब कहानी करने की? पॉलिटिक्स है शशि जी, एक दूसरे पे देखो, राजनीति में सिवाय लांछन लगाने के मुझे लगता है और कुछ नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते रहते हैं, राजनीति करते रहते हैं। धरातल पे जाके देखो, विधानसभा में बैठ के देखो, तो मुझे लगता है मैंने 4.5 साल हुड्डा जी को देखा है, विपक्ष अपोजिशन लीडर। मैं कहती हूँ जब उनके विधायक भी एक दो, जैसे किरण चौधरी जी हैं और काद्यान जी हैं, जब ये बोलते थे तो मैंने उनको विपक्ष के लीडर को देखा है, उनका हाथ पकड़ते बैठ जाओ,
बैठ जाओ भाई, सरकार के खिलाफ मत बोलो। तो जब अपोजिशन ही नहीं बोलेगा तो फिर सरकार के खिलाफ बोलेगा कौन? अब जब 4.5 साल के बाद आप बाहर आ गई है ना, अलग अलग पार्टी में अलग अलग हो गए अब आप लोग, और अब जिस तरीके से लोगों का छोटा हो या बड़ा हो, ये तो मानेंगी कि विरोध है, विरोध नहीं है तो लोगों के मन में गुस्सा है। जी बिल्कुल है। ये तो कड़वी सच्चाई है ना कि जो 10 सीटें आपको मिली थी वो बीजेपी के खिलाफ वाली के वोट थे, और जहां भी 10 सीटें जो जेजेपी ने जीती वो बड़ी बहुमत से, बड़े मार्जिन से वो जीती। यानी उन इलाकों में बीजेपी को, और बीजेपी के मुकाबले लोगों ने जेजेपी को वोट दिया कि बीजेपी का मुकाबला ये देखो, पार्टी 10 करेगी। सीटें हमने जीती है, 15 सीटों में हम दूसरे नंबर पे थे बहुत सारी जगह, कहीं तो मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम था, और लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया था वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ दिया तो था। अब 4.5 साल के बाद जब आप जा रही हैं, क्या लोगों के मन में ये गुस्सा नहीं है कि जिनको हमने बीजेपी के खिलाफ चुना, सत्ता की मलाई खाने के लिए, वो उनके साथ जा करके बैठ गए उनके साथ? इस सत्ता में कोई मलाई नहीं है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। हर ये चीज आपके जो है, एमएलए कहते हैं कि खुद उप मुख्यमंत्री हो गए, पूरे 4.5 साल मलाई खाते रहे, हमारे यहाँ तो सुखाड़ सुखाड़ ही रहा। बहरहाल उस पर मैं बात अगर इस करूंगा। राज्य में इतनी मलाई होती ना तो बीजेपी के जो विधायक हैं उनके होठों पे इतनी बड़ी बड़ी फेफड़ी नहीं आई हुई होती। अच्छा। ठीक है ना, सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन जब कोई चीज हो जाती है तो देखो, किसी टाइम में मैंने तो इतना राजपाट से घुस के नहीं देखा था, क्योंकि दादाजी को मैंने चीफ मिनिस्टर देखा है, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर भी मैंने देखा है, मैंने मेरे ससुर को भी चीफ मिनिस्टर बना हुआ देखा है, पर हमारी औरतों की मतलब कभी राजनीति में एंट्री नहीं, कभी नहीं रही इस घर की औरतें। ये राज मैंने पास से देखा है, तो मुझे लगता है ये जो एक दंत कथा चला रखी है ना, राज की मलाई, राज की मलाई, मैंने तो उस बिलोने को ही नहीं देखा अभी तक जिसमें मलाई हो। ठीक है, ये 4.5 साल के बाद अब मैंने दुष्यंत को कहा, जब थर्मामीटर लगाया, हमने कहा अब धूल फांकना पड़ रहा है, धूल चेहरे पर अब इतना घूमना पड़ रहा है, लोगों का विरोध, लोगों की नाराजगी। अब लगता है कि उस वक्त बीजेपी के साथ जाना शायद ठीक नहीं था। अगर ये 5 साल और धूल खा लेते बिना सरकार में गए हुए, तो शायद 2024 में सरकार बनाने की स्थिति में रहते। नहीं, ये तो देखो, ये इसी को कहते मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भी लंबा सोचते रहो। 4.5 साल अगर दुष्यंत राज में रहा है तो दुष्यंत ने खोया कुछ नहीं है। ठीक है, आज जो विरोधी दुष्यंत के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के बैठे हैं, भी दुष्यंत का विरोध करो, दुष्यंत को गद्दार कह दो, दुष्यंत को ये कह दो, पर 4.5 साल में शशि जी आप ये सोचो कि बहुत कुछ दुष्यंत ने लोगों के लिए किया है। सबसे बड़ा तो मैं महिलाओं के लिए मैं कह दूं कि जो 50% रिजर्वेशन आई है वो इस राज्य में रह के दुष्यंत की बदौलत ही आई होगी ना। अगर हम बाहर रहते और इस इंतजार में रहते कि नहीं बाद में कभी डायरेक्ट राज आएगा, तो ये महिलाओं को रिजर्वेशन दी, 33% डिपो होल्डर्स का महिलाओं के लिए लेके आए हैं, 8% SC BC कोटा। और मैं हिसार राजगुरु मार्केट में गई तो मेरे को पता चला कि 750 करोड़ की ग्रांट जो है वो एलिवेटेड रोड के लिए, पूरे हिसार को फाटक फ्री कर दिया, 14 फसलों पर MSP दिलवाने का काम किया है, आड़तियों का जो किसानों को जो फसलों का मुआवजा है वो डायरेक्ट उनके खातों में आ रहा है। तो सरकार के साथ अगर 4.5 साल रहे हैं तो कुछ करने किया ही है ना, खोया क्या है लोगों के लिए? बिना राज के आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको भगवान ने इस लायक बनाया है और आप राज में हिस्सेदारी अगर आपकी हो रही, तो हमने लोगों के लिए पेंशन बड़ी होगी, घटी तो नहीं। ठीक है, हमारा एक मन में टीस है कि हम 5100 रुपये लोगों के लिए कह के गए थे कि हम 5100 रुपये करवाएंगे, हम नहीं करवा सकते। आज भी मैं लोगों के बीच में जाके ये बात कहती हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं कहती हूँ भी मेरे मन में टीस है, और दोबारा ये 5100 करने का काम भी दुष्यंत चौटाला ही करेगा कभी ना कभी। ठीक है, जिस बीजेपी के साथ 4.5 साल आप रही, आजकल एक नए मुख्यमंत्री हैं, जी जी, नायब सिंह सैनी साहब। गया था मैं उनको थर्मामीटर लगाने, तो एक रैपिड फायर हमारे प्रोग्राम में होता है लास्ट में, जिसमें बड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर देना होता है। अगर आप मुझे देखती हैं तो वो भी जरूर देखा देखती हूँ जी, होगा। बिल्कुल आपको पूरा फॉलो करती हूँ मैं। ठीक। हाँ, मुझे तो मिलने का फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा है, पर मैं आपकी कोई शायद वीडियो नहीं है जो मैंने नहीं देखी हो। तो उसमें जब मैंने नायब सिंह सैनी साहब से जिक्र किया, हमने कहा मैं एक शब्द बोलूँगा, आपको डिफाइन करना है।
मैंने कहा जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। उन्होंने कहा जमानत जब्त पार्टी। मैंने 3 बार पूछा, हमने कहा हो सकता है गलती से कह दिया हो, मुंह से निकल गया हो। मैंने कहा क्या कहा आपने? बोले जमानत जब्त पार्टी। उनका कहना है कि ये पार्टी तो ख़त्म हो गई, जमानत बच जाए इस पार्टी की इस चुनाव में तो फिर आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री पुराने वाले मनोहर लाल जी कहते, मैंने कहा एक पार्टी होती थी जब जेजेपी। बोले अरे आप इतना बेअदब होकर क्यों कह रहे हैं? वो जननायक जनता पार्टी है और उसका हश्र क्या होगा वो 1 महीने के बाद रिजल्ट से पता चल जाएगा। देखो, एक हमारी बागड़ी में कहावत है कि कागलई दुरासी सु कदी ऊंट कौन मरे। ठीक है ना। जो पार्टी लोगों के दम पे खड़ी हुई है ना, लोग चलाएंगे। जननायक जनता पार्टी जो है वो ना ही तो मनोहर लाल जी के दम पे खड़ी हुई, ना वो नायब सैनी सिंह जी के दम पे खड़ी हुई। ये खड़ी हुई है चौधरी देवीलाल के जो कट्टर समर्थक ये बैठे हैं ना, ये जननायक जनता पार्टी उन्हीं के दम पे खड़ी है। जेजेपी बनी थी, जेजेपी है और जेजेपी सारी उम्र रहेगी। ये आप भी देखना, इन लोकसभा के बाद विधानसभा आ जाएंगे और एक अच्छा मैंडेट लेके फिर विधानसभा पहुंचेंगे। ठीक है, ये कांग्रेस एक पार्टी है, वो लगातार ये कह रही है, उनके जितने नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी को आप एक ही मानिए, ये गठबंधन में अलग हो गए, ये सब दिखावा है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आपसी समझ के तहत जेजेपी को कहा गया कि भाई अब तुम बाहर जाओ और सरकार की मदद करो। हमने पूछा बाहर रह के कैसे मदद होगी? बोला आप बाहर निकलेंगे फिर ये अंडरस्टैंडिंग है, आप बीजेपी को भला बुरा कहें, आप कहें कि नहीं ये तो सरकार बेकार हो गई, ताकि जो एंटी बीजेपी वोट है, जो बीजेपी से नाराज़ वोट हैं, जो एक तरफा कांग्रेस में या कहीं चले जाते तो वो कुछ कांग्रेस में चले जाएं, कुछ जेजेपी में, कुछ आईएनएलडी में, और बीजेपी का रास्ता आप अब 4.5 साल तो अंदर रहे, साथ में मलाई खाया, अब बाहर जाकर कर करके रास्ता बीजेपी का क्लियर करो। कांग्रेस से मैं आपके माध्यम से एक बात कहूंगी कि मैंने विधानसभा में अभी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे विधानसभा में, तो उससे पहले जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो मनोहर लाल जी टेलीफोन पे बात कर रहे थे सबसे, उन्होंने अभय सिंह से भी बात की वहीं बैठे बैठे। अच्छा, वहीं से मैं पास ही बैठी थी उनके तीसरी सीट पे बात ये करवाने। बात कर रही हैं अविश्वास प्रस्ताव के समय? उससे पहले सुबह अच्छा। मॉर्निंग में मैं बताऊं ना, पॉलिटिक्स का मैं बता रही हूँ कि ये जो बाहर सबसे ज्यादा बोलने वाले नेता है ना, जो सुबह से लेकर शाम तक ढोल की तरह डम 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 लग रहे, अंदर इन लोगों का रोल जो मैंने देखा है, मैं कहती हूँ ये जनता इनको वोट दे के भेजती तो विधानसभा जरूर है, पर मैं आपके माध्यम से एक बात कहूंगी, जितना चीट ये लोग जनता को कर रहे हैं, शायद जनता इनके अंदर वाले रूप से जो है वो वाकिफ नहीं है। मनोहर लाल जी ने क्या जिक्र कर रही थी अभी अविश्वास प्रस्ताव के समय? अविश्वास प्रस्ताव का मैं आपको बता रही हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव जो जब भूपेंद्र जी लेके आए हैं, उससे सुबह मॉर्निंग में हमारी मीटिंग थी, मनोहर लाल जी ले रहे थे, और मनोहर लाल जी ने मीटिंग से पहले सबसे पहला फोन किसको मिला है? अभय सिंह चौटाला को। अच्छा। और मिलवा के किसने दिया? गोपाल कांडा ने। ठीक है, वो भी उनकी पार्टी में नहीं, समर्थन ही था ना गोपाल कांडा का। वो बाहर से तो कांग्रेस के मतलब ये कह रहे थे कि सरकार गिराओ अभय सिंह चौटाला, और अंदर स्पीकर ऑन करके बात करी है मुख्यमंत्री ने, और सीएम साहब ने ये पूछा कि आप अंदर तो नहीं आओगे ना अविश्वास प्रस्ताव में? अच्छा। तो अभय सिंह ने कहा कि नहीं, मैं आपके समर्थन में बाहर चला जाऊंगा, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। तो राजनीति देख लो, जो लोगों को बरगला रहे हैं आज के दिन, जो लोगों को कह रहे हैं भी ये लोग गद्दार है, भी गद्दार तो तू है। बहुत बड़ी बात कह रही है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव के दिन है ना, सुबह बिल्कुल सुबह मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला फोन अभय सिंह को लगाया, दूसरा फोन उन्होंने लगाया मैम वाले कुंडू को। तो आप ये देखो ना, अभी राजनीति कौन किसकी बी टीम है। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस। गोपाल कांडा जी ने लगाया फोन। बिल्कुल, गोपाल कांडा ने बात करवाई है। अच्छा। और हमारे इसकी मैम वाले की बात इसने जोगीराम ने करवाई है मुख्यमंत्री जी से। तो कौन राजनीति कर रहा है? आप ये देखो ना, ये दुष्यंत के खिलाफ जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं कहती हूँ सबसे दगाबाज और धोखेबाज तो ये लोग हैं जो अंदर से मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, बाहर खड़े होके कहते हैं कि दुष्यंत गद्दार है, दुष्यंत। अरे गद्दार तो तुम लोग हो जो अंदर खाते, तुम सीएम से मिले हुए हो मनोहर लाल जी से सरेआम। ये जितने बलराज कुंडू सबसे ज्यादा विधानसभा में मैंने उस आदमी को सरकार के खिलाफ बोलते हुए देखा है। और अविश्वास में कहते हैं
सीएम साहब मैं आपके समर्थन में हूँ, मैं बाहर चला जाऊंगा। ये बलराज कुंडू ने कहा। बिल्कुल, मैं पास बैठी हूँ, बिल्कुल, तभी मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि जो लोग दुष्यंत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये बलराज कुंडू ने भी कहा, ये अभय सिंह दोनों चौटाला ने भी बिल्कुल, कहा। स्पीकर ऑन था, बिल्कुल मेरे सामने मिला है। अगर मैं ये झूठ बोल रही हूँ तो आप मनोहर लाल जी से पूछ लो। और उन्हीं के विधायक ने मनोहर लाल जी को एक बात कही, बड़ा सीधा सा था, मेरी तरह बेचारे को कुछ आता जाता तो है नहीं। तो उसने कहा जी आप इन लोगों से क्यों बात कर रहे हो, अपने को जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, राजनीति में सब चलता है। अच्छा। राजनीति में सब चलता है, सब चलते। तो आप ये देखो ना, अभी मिली भगत देखो, और दुष्यंत को बदनाम कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में ये बातें हम रखेंगे भी कौन एक है। और हुड्डा तो सरेआम, मैं कहती हूँ, जो एक उंगली दुष्यंत की तरफ करे, तीन तीन उंगलियां उनकी तरफ इशारा करके कह रही है भी अपने गिरेबान में झांको, आप क्या हो, आप तो बीजेपी की खुल के बी टीम हो। डर रहे हैं वो बीजेपी से सरेआम। कैसे कि इतने केसेस बने हुए हैं, आज बीजेपी के इशारों पे मैं नहीं काम करूंगा तो कल को जेल जाऊंगा सीता में। ये जितने जेजेपी वाले और दूसरे लोग हैं, ये कांग्रेस के बारे में ये खूब प्रचार करते हैं कि हुड्डा साहब ईडी से डरे हुए हैं। और हुड्डा साहब के लोग कहते हैं कि जिस तरीके की टिकटें बांटी हैं, आप देख लीजिए कि ये डर के बांटी हैं या उनको हराने के लिए बांटी हैं। टिकट्स तो देना, देखो मैं ऐसी बात नहीं कहूंगी आपके चैनल पे कि टिकट्स जो उनके इशारे पे, टिकट्स उनकी किस तरह बटी है वो तो वो जाने और उनके ऊपर की सीनियर टीम जानती है। पर मैंने विधानसभा में 4.5 साल का मैं आपको निचोड़ बता रही हूँ कि हुड्डा साहब जो है वो बिल्कुल सरेंडर करे हुए बैठे बीजेपी के घुटनों के बल। मतलब वो नहीं, वो कोई इनके खिलाफ कोई फैसला कभी नहीं लेंगे। ठीक है। ये 10 जगह अभी लोकसभा चुनाव है, एक मुख्यमंत्री की भी सीट खाली हो गई, तो करनाल में एक वो भी है, बाई इलेक्शन भी है। आप क्या देखती हैं कुल मिलाकर के इन 10 सीटों में माहौल? क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स सीख गई हैं, लेकिन अभी भी हम इसीलिए कह रहा हूं ना कि आप सबसे बेहतर जवाब दे सकती हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स वाला षड्यंत्र, वो गुणा भाग है ना, वो डबल स्टैंडर्डनेस, वो अभी आप में इतनी देर बातचीत करके अभी उतनी सीखी नहीं है आप। तो इन 10 सीटों पे क्या लगता है? नहीं, इतना एनालिसिस मुझे आएगा नहीं सीट्स का, तो अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि इतनी गुड पॉलिटिशियन शायद मैं हूँ नहीं। और अगर जनता मुझे लोकसभा में भेजती है तो वहां जाके कुछ दाव पेच हो सकता है, सीख लें उन बड़े लोगों के बीच में बैठ के। क्योंकि जो लोकसभा में जीत के जाता है, 9 विधायकों के बराबर एक एमपी आता है। एमपी बहुत कुछ, तो 9 विधानसभा में जब एक आदमी घूमेगा तो शायद कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा मुझे। लेकिन विधानसभा का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो आपने खाने वाले और दिखाने वाले दोनों आपने देख लिए। मैं विधायकों के बीच में बैठी हूँ और मेरी मतलब अच्छी फ्रेंडशिप कहूंगी कि चाहे वो कांग्रेस की एमएलए हो लेडीज, चाहे वो बीजेपी की और चाहे मैं खुद हूँ। हमारा एक ग्रुप था, मैं कल परसों किसी को बता रही थी कि मैंने कहा कांग्रेस की भी 4 हैं वो, एक किरण चौधरी को छोड़ के वो कभी बीच में नहीं बैठी हमारे। अच्छा, नहीं बैठी? नहीं, वो नहीं बैठती थी। बाकी हम सारी इकट्ठा ही लंच करना, इकट्ठी बातें करना और पॉलिटिक्स की बातें, तो मतलब एक अच्छा टाइम निकाला। पर मैं रही हूँ लोगों के बीच में, मैं कभी ऑफिसेज में जाके नहीं बैठी। एक आपने देखा होगा, एक माहौल इस वक्त ऐसा है, कई लोगों को आपने सुना होगा कहते, पॉलिटिकल एनालिस्ट या पार्टी के लोग या घर परिवार सब जगह, कि माहौल कुछ ऐसा है कि या तो आप मोदी जी के साथ हैं या मोदी जी के खिलाफ हैं। तो वैसी सूरत में कई बार क्या होता है कि 2 पार्टियों के बाद तीसरा, चौथा, 5वां जो भी पार्टियां, ऐसा नहीं है कि वो कैंडिडेट खराब हैं या पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन जब वोटर का या पॉलिटिकल एग्रेशन जब इस लेवल पे आ जाता है तो फिर 2 के बाद तीसरे की गुंजाइश खत्म होने लगती है। इस बात का इल्म है आपको? नहीं, मैं आपका मतलब पूरा क्वेश्चन मेरे को, मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी एक मूड है, माहौल है, या तो मोदी जी को लाओ या मोदी जी को हटाओ। देखो मोदी जी, विपक्ष जो है कांग्रेस अभी उतनी स्ट्रांग हुई नहीं है मोदी जी के सामने। पीछे इन्होंने राहुल जी ने पदयात्रा की थी, उनमें ग्राफ इनका काफी बड़ा था पदयात्रा के बाद, और उसके बाद में पता नहीं 15-20 दिन बाद इनका फिर डाउन आया वापस। तो सेंटर में तो देखो डायरेक्ट अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स में कंपेयर करें राहुल जी को और मोदी जी को, तो मुझे लगता है अभी राहुल जी को बहुत समय लगेगा उनके लेवल तक आने में।
बाकी मैं तो मेरी बात करूंगी यहाँ की लोकसभा की, कि पीछे हिसार की जनता ने विजेंद्र सिंह को बनाया था सांसद, प्रधानमंत्री तो उनके भी थे ना, मोदी जी थे। अगर वो इस चीज को लेके अब वोट मांगे भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनना है तो सांसद भी इन्हीं का बनाओ, तो मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी तो पीछे भी मोदी जी थे, उनका सांसद 5 साल जो है वो एक बारी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के बीच में नहीं आया। 9 हलकों में हम जाके जब पूछते हैं तो लोग कहते हैं हमने विजेंद्र जी को देखा ही नहीं। उनकी ग्रांट जो है जो 25 करोड़ रुपए मिलती है वो मुझे लगता है उन्होंने मुश्किल से 6 या 7 करोड़ रुपए लगाए हो, सारी की सारी लैप्स होगी। तो ऐसा सांसद ना चुनो आप इस लालच में, कहीं भी प्राइम मिनिस्टर तो इनका बनना है, सांसद ऐसा चुनो जो आपके बीच में रहे, आपके काम करे, सरकार से आपके लिए अच्छी सी योजनाओं का जो है वो लाभ लेके आ सके। ठीक है, जब आप सांसदों पे आ गई तो हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हैं, तो हम उस पर ही बात करते हैं। अब ये हिसार जो है, ये जैसे होता है ना, मतलब एक ही परिवार, शोले फिल्म आपने देखी होगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें, है ना। तो ये लग रहा है जैसे एक फैमिली सिरसा से उठी कि भाई हिसार आगे, अब हिसार चलो। सिरसा में अब ऐसे भी सिरसा रिजर्व सीट है, तो सिरसा से अब चलो, अब बाकी जो समय है वो हिसार में ही अब करते हैं। 2 देवरानी है ना, एक ससुर भी, और जेपी को भी आप अपने ही परिवार का मानिए, बॉर्न एंड बॉटअप इन आईएनएलडी है। हिसार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ। उसके लिए मैं कहूंगी कि जैसे सिरसा में चोई देवलाली यूनिवर्सिटी है ना, CDLU, हाँ। ये चारों CDLU के स्टूडेंट हैं, वही तो कह रहा हूँ, उसी नर्सरी के बच्चे हैं। हाँ। अब एक्सपीरियंस देख लो, चोई रणजीत सिंह जी का मैं चाचा जी के लिए कहूंगी कि उनका ज्यादा है, वो रहे हुए हैं, राज्यसभा के MP रहे हुए हैं, और जेपी के लिए मैं कहूँ शायद ये सेंटर में एक बार मिनिस्टर रहे हुए हैं, और हम दोनों जो हैं वो उनकी पौत्रवधु हैं। हाँ। तो सारियों की पार्टी तो अलग अलग है ना। मैं बार बार एक चीज कहती हूँ कि पेड़ जो है, ये बट वृक्ष जो है वो चोई देवलाल का है, इसमें ब्रांचेस निकलती गई सारी अलग होती गई, अब सबकी अपनी अपनी टहनियाँ है। तो चोई रणजीत सिंह जी के लिए मैं मतलब बीजेपी में हूँ, तो मैं कहती हूँ उनको तो राज्यसभा का एक बार सांसद बना के आप लोगों ने भेज रखा है, उन्होंने लोकसभा देख रखी है, राज्यसभा देख रखी है, जेपी ने राज्यसभा लोकसभा सब देख रखी होंगी, सब देख रखी। तो मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि क्यों ना इस बार फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है जब से हरियाणा बना है तब से लेकर अब तक आज तक कोई हिसार से महिला जो है वो लोकसभा नहीं पहुंची, आज तक का रिकॉर्ड है। कभी कोई महिला सिरसा से पहुंची, यहाँ से नहीं पहुंची है। हाँ, सिरसा से शैलजा जी पहुंची हुई है, शैलजा जी गई, कैलाशो सैनी गई हुई है, श्रुति चौधरी गई हुई है, सुनीता दुग्गल गई है। वो श्रुति चौधरी तो वहां से भिवानी नहीं, मैं कह रही हूँ 5 या 6 ज्यादा से ज्यादा अब तक के इतिहास में। तो भाई जब हम कहते हैं कि महिला और पुरुष बराबर है, बेटा बेटी बराबर तो है, आप करिए कि तो सांसद भी इस बार और इस बार आपको इस बार जिन्होंने लोकसभा देख रखी है उनको दरकिनार करके एक महिला को सांसद भेजने का काम करो, क्योंकि लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार में महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं, अनेकों मैं कहूंगी इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, जिनको अगर आप इस नैना चौटाला को भेजते हो तो मैं महिलाओं के लिए वो योजनाएं लेके आऊंगी और मेरी मातृशक्ति को जो है वो बहुत फायदा होगा। ठीक है, ये भी एक स्मार्ट मूव है, पॉलिटिक्स में हर मूव होना ही चाहिए। एक आखिरी सवाल, आईएनएलडी एक पार्टी, उसमें बिखराव हुआ, उसके कारण क्या हुए सबको पता है, उसमें जाना नहीं चाहता मैं। फिर 2 पार्टियां बन गई, जी जी, आईएनएलडी और जेजेपी। जो कैडर वोट था, जो एक ताकत थी, वो 2 हिस्से में डिवाइड हो गई। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, वो एक अलग मसला है कि किसके यहाँ कम, किसके यहाँ ज़्यादा। क्या कभी ऐसी संभावना दिखती है, क्योंकि आज से जब मुझे लगता है 1 साल होने जा रहा होगा, जब ओम प्रकाश चौटाला जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए मैं जेजेपी से क्या कांग्रेस से भी समझौता करने का तैयार हूँ। तब जेजेपी सरकार में थी। उसके बाद अभी अजय सिंह जी ने कहा कि अगर बड़े चौटाला साहब कहें तो बात हो सकती है। जो रिजल्ट आएंगे, है ना, उसके बाद या पहले या जो भी है, क्या कभी आप ऐसा देखती हैं, क्योंकि घर की महिलाएं पूरा घर गृहस्थी संभालती हैं, आपको ऐसा लगता है कभी भविष्य में कि शायद वो एक वक्त आए कि ये दोनों लोग एक हो जाएं और फिर वही पुरानी ताकत हो जाए?
देखो, अगर जेल ना होती ना 10 साल की, ये शुरुआत हुई है चौटाला साहब जी को, पिताजी को और अजय जी को जेल जाने के बाद। ये खेल सारा धीरे धीरे, मैं कहूँगी नासमझी का खेल है टोटली। और शुरुआत होते होते मुझे लगता है ये एक बारूद का गोला ही बन गया था धीरे धीरे 10 सालों में, और ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते 2 पार्टियां बन गई। घर की वर्कर्स को भी इस चीज़ की शायद बहुत ज़्यादा उस टाइम बहुत तकलीफ हुई थी कि जब वो डिवाइड हो रहे थे। और ये चीज़, ये फैसले मैं ये कहूँगी कि मेरे लेवल के नहीं है बिल्कुल भी, और ना मैं इस पे आगे कुछ बोलना चाहती। अजय जी ने अपना पक्ष रख दिया, बार बार शायद वो रख रहे हैं, और दूसरी तरफ से बार बार आप वो कहते हैं ना करेले का जूस, नीम का जूस है, तो वो जूस के गिलासेस जो है वो अजय जी बोलते हैं, वहाँ 10 दिन वो गिलास आते हैं बार बार, एक दिन करेला, एक दिन नीम, एक दिन कुछ और। तो भाई हैं, इनके बीच में ये मुझे लगता है मौसमी का जूस और करेले के जूस के गिलासेस जो हैं वो इधर से उधर चलते रहेंगे। मैं इनके बीच में बिल्कुल बोलने वाली नहीं। भविष्य के गर्भ में क्या है वो मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ, कल इस दुनिया में रहूंगी कि ना रही, हमारे सांसों का भी नहीं पता बिल्कुल भी। तो इस चीज़ पे बोलना शायद मेरे लिए बहुत जल्दी होगा और अच्छा भी नहीं होगा, तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी कि मैं इस चीज़ पे कुछ भी नहीं बोलूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेबाकी से और बहुत ईमानदारी से बातचीत करने के लिए। तो नैना चौटाला जी थी, पॉलिटिक्स सीख गई है, गुणा भाग अभी आता नहीं, अभी ज़्यादा नहीं सीखी है, थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए बहुत बेबाकी से और दिल साफ तरीके से बात कर रही हैं। कई बार मीडिया के लोग खुद को जज समझने लगते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया महाभारत का संजय ही है। आंखों देखा हाल बताना ही सिर्फ हमारा काम है। हम ये नहीं बताते कभी कि टेम्परेचर क्या है, हम सिर्फ थर्मामीटर लगाते हैं। टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। आज यहाँ भी थर्मामीटर लगाया था, टेम्परेचर आप नोट कर रहे होंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे वाले कार्यक्रम में जब आप हमारे मेहमानों को बोलते हुए सुनते हैं तो सिर्फ उनको बोलते हुए सुनिए मत, बोलते वक्त उनके चेहरे के भाव को भी पढ़िए, और तब सही टेम्परेचर आप निकाल पाएंगे। बात बाकी देखते हैं 4 जून को नैना जी के यहाँ लड्डू खाना है कि जेपी जी के यहाँ खाना है कि चौधरी साहब रंजीत जी के यहाँ खाना है कि इनकी एक देवरानी है सुनैना जी, उनके यहाँ खाना है, या कोई और है जिनके यहाँ खाना है। जहाँ भी खाना होगा, हमें तो लड्डू खाने से मतलब है, चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू शशि जी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, और यह कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा। शुक्रिया।